हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। अभी तक हमने 1791 तक हम कवर कर चुके हैं कि उस टाइम तक हमारे पास क्या हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन नया बन चुका था जिसके अंदर कुछ वोटिंग राइट्स दिए गए थे मेन को। तो उसके बारे में हमको देखने को मिला था अभी तक। अगर आपने वो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको लिंक या फिर आई के अंदर बटन के ऊपर आपको मिल जाएगा, उस पर जाके देख लीजिएगा। और कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अभी कंटिन्यू चल रही है। स्टार्टिंग से मैंने बता रहा हूँ, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रोग्रेस और आज नेपोलियन के बारे में जानेंगे और इसको खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रेस करते हैं अपनी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। जैसे आपको पता है कि एंशियंट रजीम क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। और उससे 1789 के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो एक प्रोग्राम बना जो भी उसका पृष्ठभूमि वगैरह रही, कोज वगैरह, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। 1791 के अंदर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तब हमें देखने को मिलता था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके अंदर आदमी औरत सबने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इसकी वजह से फिर भी क्या हुआ था, हमको है ना तीन चीजें देखने को मिली कि एक्टिव मूवमेंट लगी। इसकी मूवमेंट किसकी, वुमेन की। इससे पहले वुमेन की एक्टिव देखने को मिल रहा था, लेकिन जब 1791 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके अंदर वुमेन के बारे में बात ही नहीं करी गई। कोई भी वुमेन की हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं गई, कोई उसके राइट्स के बारे में बात नहीं गई। और किंग को अभी भी प्रेजेंट कर दिया गया, कोई वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं दी गई जो लोअर लेवल वाले बंदों थे। तो इसकी वजह से ना क्या हुआ, वुमेन ज्यादा एक्टिव हो गई। और रेडिकल लोग जो होते हैं जो चाहते हैं कि किंग ना हो, तो उसको देखने को मिला। ये दोनों चीज राइज होने स्टार्ट हुई, मोर एक्टिव देखने को मिला, रेडिकलाइजेशन ज्यादा देखने को मिला। और उन सब रेडिकलाइजेशन ने मिलकर अलग अलग क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और उनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट क्लब और सबसे हाईयर लेवल वाला माना गया जैकोबियन क्लब। अब यही जैकोबियन क्लब आगे जाके इन किंग्स के बारे में, क्योंकि किंग को रेडिकलाइजेशन के अंदर क्या है कि किंग को ना मानना रेडिकलाइजेशन का पार्ट है। तो किंग को वो भी करेंगे, गुलेटिन किया जाएगा। गुलेटिन क्या आएगा मैं आगे डायग्राम से आपको बता दूंगा। तो अब लाइन वाइज समझते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखो वुमेन का रोल देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्या था। देखो, तो रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, हम जैसे मैंने बताया कि 1789 के अंदर भी वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, लेकिन उनको राउट नहीं मिला। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज पेपर्स। और उसके अराउंड 60 क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। अब क्या है कि जब उसको राइट नहीं मिला तो उन सब के अंदर, वुमेन के अंदर भी क्लब्स देखने को मिले हैं अलग अलग तरीके के। रिटर्न में हमारे पास एक फिगर माना गया है जो अराउंड 60 या 59 के आसपास वुमेन के क्लब देखने को मिले थे उस टाइम की सोसाइटी के अंदर। जो उसके बारे में वुमेन से एसोसिएटेड जो भी इंटरेस्ट है, वुमेन की डिस्कशंस है, वो वुमेन की जो आवाज है उसके बारे में वो सब मुद्दे उठाते थे। और वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन के अंदर रिड्यूस क्यों करना, क्योंकि उनको वोटिंग राइट ही नहीं दिया गया। जब वोटिंग राइट नहीं दिया गया तो वो सिटीजन मानने की को फिराक में ही नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा डिसअपॉइंट देखने को मिली वुमेन। तो इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, फैक्चुअल याद होना चाहिए, ओलंपी दी गोज। इसने क्या हुआ कि एक राइट में डिक्लेरेशन, एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिक इमेज भी दी गई है कि क्या क्या उस राइट्स के अंदर लिखा गया था वुमेन से एसोसिएट। टू रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ये एक इमेज है, इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या है देखो, सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन द ओलंपिक। Woman is born free, remain equal to the men in rights. The goal of all political association is the preservation of natural rights of women and men. These rights are liberty, property, security, and above all residence of the operation. The source of all sovereignty resides in the nation. ये सब पॉइंट्स है जो उसके बारे में बताया था कि कोई भी वुमेन एक्सेप्शन नहीं है। सी एक्यूज, अरेस्टेड, डिटेन्ड इन केस डिटरमाइंड बाय लॉ, वुमेन लाइक मैन दे ओबे ओबे रिलीजियस लॉ। तो इस तरीके से इसके बारे में, इस लॉ के बारे में आपको बताया था। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम था जो हमें देखने को मिलता है एफ सेक्शन के अंदर। अब ये तो था जब मोर एक्टिव वुमेन के बारे में। अब रेडिकलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये रेडिकलाइजेशन क्या करता है। अब देखो, जैसे आपको पता है कि जब 1789 के अंदर जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, इन प्रोग्रेस था, तो किंग की पावर घटती जा रही थी और छोटे छोटे क्लब्स बने थे। लोग उस किंग को हटाने के लिए एक क्लब बना था जिसका नाम था, कि चाहते थे कि वो क्लब में किंग होना ही नहीं चाहिए कोई भी ऊपर पावर के अंदर। तो उसका नाम था जैकोबियन क्लब। तो मोस्ट पॉपुलर क्लब कौन सी होती है, जैकोबियन क्लब, जो कि 1792 के अंदर देखने को मिला आफ्टर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है इनके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1791 के बारे में। अब वो डिमांड क्या कर रहे हैं, सीधी सी बात है, रेडिकलाइजेशन की कुछ ना कुछ डिमांड रहेगी।
वो डिमांड क्या क्या थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो किंग नहीं होना चाहिए, वोटिंग राइट सबको मिलने चाहिए, तो ये सब उसको मान रहे हैं, जैसे वोटिंग राइट्स होना चाहिए, किंग नहीं होना चाहिए, रिपब्लिक सोसाइटी होनी चाहिए, तो ये सब मांगने। अब सीधी सी बात है, एक टाइम से बहुत सारी चीजें चलती आ रही है, तो उस चीज को ऑप्रेस करने के लिए, उस चीज को उसको उल्टा दिखाने के लिए कोई ना कोई पावरफुल उठेगा। ऐसे ही ये जो बंदे हैं जो कॉर्बन क्लब, जनरली लोअर लेवल वाले बंदे दिख रहे थे लेवल 3 के अंदर, जैसे हमने 3 सेक्शन में बटी हुई थी उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी। तो जो रॉयल्टी हो गई, जो हायर लेवल वाले बंदे हो गए, वो अब इसके उसकी वजह से क्या होगा, वो उनकी डिमांड से खुश तो होंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो बिकॉज ऑफ दीज डिमांड, रॉयल्टी हो गए जो भी, वो हैप्पी नहीं थे। अब उनकी वजह से वो कॉन्स्पिरेसीज देखने को मिलती है इनके अकॉर्डिंग, किनके बीच में, रॉयलिस्ट के बीच में और जैकोबियन क्लब के बीच में। और इससे है ना, आसपास के जो कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, इन सब में ना थोड़ा थोड़ा डर देखने को मिलने लगा था कि लोगों के अंदर आजकल गुस्सा उभर गया है। वो मोनार्की चाहते नहीं है, तो गुस्सा उसका हिस्सा हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो वो भी उन रॉयल्टीज को सपोर्ट दे रहे थे इनडायरेक्टली वे में। तो ये भी आप दोनों को देखो, कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। हम मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब बिलोंग्स टू, सीधी बात है, मैंने आपको बताया, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, वो जो पॉइंट्स मैंने बताए, कि मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब बिलोंग्स टू लेस प्रोस्परस सोसाइटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं। उनका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसके बारे में जान के रखना, क्योंकि जब ये मरता है तो एक नई चीज देखने को मिलती है। डायरेक्टरी के जो हायर लेवल वाले बंदे हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो सब मिलके एक डायरेक्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और डायरेक्टरी को फॉलो करते हैं। उसके बाद में समर 1792 के अंदर जैकोबियन क्लब का इलेक्शन बनाए जाते हैं, और उसके अंदर फिर जितने भी राइट्स है, वोटिंग राइट्स है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है कि फ्रॉम नाउ ऑन मेल ऑफ 22 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गेट राइट टू वोट, क्योंकि उससे पहले राइट नहीं था 1791 के अंदर। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन, उसको कन्वेंशन किया जाएगा। ऑन सितंबर 1792 अबोलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और वो क्या करते हैं, रिपब्लिक को डिक्लेयर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लुई 16 को क्या करते हैं, डेथ सेंटेंस दे देते हैं। और कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ जो मैरी एंटोनेट है, उसको भी सेम दिया जाता है। एक इमेज दिखाऊंगा मैं आपको, ग्लूटेनाइट किया जाता है। गुलेटाइन क्या होता है कि बेसिकली एक दो लोहे के बीच में एक ऊपर से सरिया, उसके बीच में गला डाल के सीधा फेंक दिया जाता है, उससे गड़धड़ से गला अलग हो जाती है, तो उसको गुलेटाइन बोला जाता है। 20 जनवरी 1793 के अंदर ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, कौन सी जगह पे, प्लेस द एलकोर्ट। ये मैं फैक्चुअल बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, कि आपको जब आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि फैक्चुअल चीजें आपको लिखनी होती है। ये थ्योरेटिकल के आपको नॉलेज के अलावा भी फैक्चुअल बातें पता होना चाहिए। जो मैंने अब रेडिकलाइजेशन के बारे में बताया, उसका फैक्चुअलाइजेशन है ये वैल्यू। अब बेसिकली मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू में बताता हूँ गिलोटिन के बारे में। देखो ये वो आपकी किंग है, ये आपका मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है जो, और इसकी गुलेटिन की जा रही है। ये देखो, ये गुलेटिन होता है, इसके बीच में ये ऊपर होता है, रस्सी के थ्रू बांधा जाता है, जैसे ही गला बांध दिया जाता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस रस्सी को खोल दिया जाता है, धम धने से नीचे पड़ता है, गर्दन अलग हो जाती है। सेम फेट मैरी एंटोनियट का करा था उन्होंने, किन्होंने, जैकोबियन क्लब वालों ने। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1789 के बारे में पूरा पढ़ा, उससे हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। 1789 से 1791 तक क्या जो प्रोग्रेस हुई थी उसके बारे में पढ़ा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कमियां थी, तो उसके वजह से रिपब्लिक क्लब देखने को मिले। फिर उसके अंदर डिमांड्स उठी, डिमांड्स उठने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर जब वो हो गया, फिर क्या हुआ, उसके बाद जब उन्होंने खुद से डिमांड स्टार्ट की, फिर 1793 के अंदर जब वो उनकी डेथ कर दी गई, किसकी, लुई फिलिंग की, तो और फिर है ना रेन ऑफ टेरर देखने को मिला। रेन ऑफ टेरर का मतलब है कि एक डर का माहौल आना फ्रांस के अंदर। बेसिकली क्या, काइंड ऑफ इमरजेंसी आ गई थी कि जो भी जैकोबियन क्लब के अलावा जो उसके अपोजिशन में बात करता था, उसको पकड़ के मार दिया जाता था। नियरली शायद एक फैक्चुअल डाटा है, 15,000 के आसपास लोगों को पकड़ पकड़ के, रॉयल्टीज को जो ओप्रेस कर रहे थे रेवोल्यूशन को, मतलब उसके खिलाफ बोल रहे थे, अपोज थे रेवोल्यूशन के, उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। इसलिए उस टाइम को क्या बोला गया है, रेन ऑफ टेरर। ये लगभग 2 साल के आसपास रहा था, 1793 से 1795 तक। और जैसे ही फिर उसके बाद क्या हुआ, जब रोबेस्फियर जो इसका कौन था, लीडर था किसका, जैकोबियन क्लब का, जैसे ही वो डेथ होती है, तो फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से डेवलप किया जाता है। और फिर जितने भी डायरेक्टर लेवल वाले बंदे होते हैं, तो वो सब मिलके एक डायरेक्टरी की एग्जीक्यूशन करते हैं। डायरेक्टरी का मतलब एक स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब वही चीज मेंबर रहेंगे और वही देश को चलाएंगे। लेकिन अब सीधी सी बात है,
किसी के पास एक्सट्रीम जब पावर आती है तो वो सीधी सी बात है, वो करप्ट होने की पूरी कोशिश करता है, उसके अंदर ह्यूमन टेंडेंसी आ ही जाती है। तो क्या होता है कि उन वो जो जितने भी डायरेक्टर्स लेवल वाले बंदे थे वो सब मेंबर्स थे, जो भी थे वो करप्ट हो गए थे। अब करप्ट होने की वजह से लोगों को करप्शन तो दिख रही है, सीधी सी बात है। तो करप्शन दिखने की वजह से अब जैकोब इनकलाब के खिलाफ भी हो लगे थे, तो उनके खिलाफ भी लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि है ना, अब बहुत ज्यादा स्कारसिटी आ गई थी, लोगों के अंदर पैसा खाने का नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब इस चीज को अपॉर्चुनिटी में कौन देखेगा? अब आपका एक इंपॉर्टेंट बंदा आएगा, जो है 1799 के अंदर। माना जाता है हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे ही नेपोलियन अपने राइज होने देखने को मिला, तब से फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गई थी। लेकिन किसी किसी बुक के अंदर जब नेपोलियन की डेथ हुई 1819 के अंदर, तब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ। तो हर एक का अलग अलग है। अब हम 1799 तक पहुंच चुके हैं हिस्ट्री के अंदर। तो इसके बारे में थ्योरेटिकली ये पॉइंट लिखे हुए है कि रेन ऑफ टेरर दे स्टार्टेड किलिंग दोज, दे यहाँ पे कौन है? जैकोबिन क्लब के बारे में बात हो रही है। किलिंग करना चाह रहे दो दोज हु ओपोज्ड रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे थे। काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी। तो जब 1799 के अंदर फिर क्या हुआ? मिलिट्री एक्शन लिया गया, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। अब नेपोलियन ने ये खुद रिटर्न में कहा है कि आई आर द चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन, मैं रेवोल्यूशन का एक बेटा हूं। लेकिन और उसकी वजह से कुछ सरकमस्टांसेस वगैरह आए, तो 5 साल के अंदर धीरे धीरे वो अपने आप को ही एम्परर डिक्लेयर कर देता है। तो क्या प्रोग्रेस देखने को मिली आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर? पहले एक मोनार्की थी, कुछ टाइम के लिए रिपब्लिक सोसाइटी आई, फिर दोबारा से डिक्टेटरशिप आ गई, एक तरह से दोबारा से मोनार्की ही आ गई। तो फिर ज्यादा चेंजेस देखने को मिल लेकिन इसका सिग्निफिकेंस जब हम पढ़ेंगे आगे, तो सिग्निफिकेंस में आपको पता लगेगा क्या सिग्निफिकेंस रहता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो बेसिकली 1799 के अंदर क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब वो एंड हुई, फिर क्या हुआ? नेपोलियन हमारा वो हो गया बेसिकली, राइज होने की वजह से फिर वो कुछ टाइम बाद 1804 के अंदर एम्परर पोजीशन पे बैठ जाता है। और एम्परर की पोजीशन के अंदर कैसे देखने को मिलती है? इस तरीके से उसकी क्राउनेशन देखने को मिलती है 1804 के अंदर। अपने आप की क्राउनेशन कर रहा है ये नेपोलियन। ठीक है। तो अब ये प्रोग्रेस देखने को लिए फ्रांस के अंदर की पहले मोनार्की था, फिर रिपब्लिक देखने को, दोबारा से फिर डिक्टेटरशिप या मोनार्की अब आ गई उसके अंदर। हम पढ़ेंगे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है नेपोलियन के बारे में। अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब आता है नेपोलियन के बारे में कि जब मिलिट्री एक्शन लिए गए उन सब चीजों को दूर करने के लिए, जो फ्रांस के अंदर जो अजीब सा माहौल बनता जा रहा था उस चीज को, तो कौन उभर के आया? एक सितारा जिसका नाम है नेपोलियन, जो एक सीधी सी बात है राइज होने का उसका एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या रिफॉर्म्स लेके आया उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी थी जिसकी वजह से वो डिक्लाइन फेज देखने को मिला। और 1799 के अंदर वो हमारा पावर के अंदर रहता है। 1850 के अंदर वो वाटर लू की एक वो होती है, उसके अंदर डिफीट होता है, फिर उसको एग्जाइल में भेजा जाता है। 1819 में फिर उसकी एग्जाइल के अंदर ही जाके मौत हो जाती है, आइसोलेशन के अंदर जाके। तो इससे एसोसिएटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो नेपोलियन के इंपॉर्टेंट रखते हैं कि अब सीधी सी बात है, नेपोलियन कहाँ से आया? तो हाउ इट राइजेस, क्या उसने रिफॉर्म्स लाए फ्रांस के अंदर, क्या कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, और वो उसका फॉरेन पॉलिसी से क्या संबंध है, और उस फॉरेन पॉलिसी की वजह से कितने वॉर्स हुए उसके बारे में, और डिक्लाइन कैसे हुआ, डाउनफॉल ऑफ बेसिकली नेपोलियन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अंदर ही हम कवर किए। तो अब लाइन वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइज को, कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, राइज कैसे हुआ। जैसे हमें पता है कि एक मिलिट्री एक्शन के अंदर आपको देखने को मिला है 1799 के, तो ये उसका जो पॉपुलर कमांडर था कौन? नेपोलियन। अब सीधी सी बात है, कमांडर है तो उसके पास लीडरशिप क्वालिटी तो है ही। तो वो क्या करता है कि जितने भी रिवोल्ट्स वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करने की वजह से उसके पास लोगों को पावर देखने को मिलती है, और फिर उसके वजह से वो कोशिश करता है, वो लोगों को दावे दिलाता है कि भाई मैं ना फ्रांस के अंदर दोबारा से उसको रिफॉर्मेशन लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ग्लोरी वापस जो फ्रांस की डिग्रेड हुई है उसके अंदर पूरे कोशिश करूंगा अपने टैलेंट के बल पर। तो ये दो मेन रीजन माने जाते हैं कि वो रेवोल्यूशन को कंट्रोल करता है, और दूसरा अपना टैलेंट दिखा के ग्लोरिफिकेशन को, लोगों को रिफॉर्मेशन के बारे में बहाना देके ग्लोरिफिकेशन दिखा के फ्रांस की, उसको लोगों को रिझाता अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। तो अब उस टाइम आपको पता है कि जब क्या हो रहा था, जब रेवोल्यूशन हो जा रहे थे, टेरर का माहौल जा चुका था, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आसपास के जो सरकमस्टांसिस है वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। अब उस सरकमस्टांसिस को नेपोलियन ने क्या देखा? एक अपॉर्चुनिटी की तरफ एक्ट किया। तो वो कौन से सरकमस्टांसिस है जो उसने अपॉर्चुनिटी की तरह देखे कि भाई फ्रांस के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है,
लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, फूड क्राइसिस इतना ज्यादा गंदा आ रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास काम नहीं है करेक्शन करने के लिए, जितने भी डायरेक्टर्स लेवल वाले बंदे डायरेक्टर ही थे वो सब करप्ट थे, वो करप्ट होने की वजह से ही तो रेवोल्यूशन और ज्यादा डी ओपन होने लग गया दोबारा से जैकोबिन क्लब के खिलाफ भी। तो ये सब सर्कमस्टांसेस जो इसने अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा नेपोलियन ने, और फिर राइज वहां से वो राइज हुआ, और फिर धीरे धीरे इन चीजों को कंट्रोल किया, फिर 1804 के अंदर अपनी गद्दी पे जाके बैठ गया। तो इससे एसोसिएटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, इट वाज अ होप दैट लेड टू रेवोल्यूशन एंड इट वाज फ्रस्ट्रेशन दैट लेड टू राइज ऑफ द नेपोलियन, डिस्कस इन 250 वर्ड्स। तो बेसिकली आपको है ना इसका आंसर देना है। तो अब क्या होगा, बेसिकली आपको होप के बारे में, पहले तो रेवोल्यूशन एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो होप के बारे में दिखाती है, लेकिन फिर लोगों के बाद में ये सब क्राइसिस देखने को, इससे लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है, फिर उस सब की वजह से क्या होता है, नेपोलियन का उदय होता है। इसको डिस्कस करें 250 वर्ड। इसका ना बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, आप चैट जीपीटी के अंदर सीधा एज इट इज क्वेश्चन को लिखें और आंसर को देखें। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा 250 वर्ड के अंदर, तो देखो इतना प्यारा आंसर लिख के देता है। इसको है ना कॉपी करो, इसको समझो, तो इसका यूज करोगे ना तो बड़ा अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग में भी हेल्प करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि कैसे वो उसके बारे में बताता है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो कि 1789 के अंदर लोगों के रेवोल्यूशन की वजह से होप देखने को मिले, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए उसकी वजह से कि वो फ्रस्ट्रेशन में लोगों के बदलने लगे। आप उस फ्रस्ट्रेशन को अपॉर्चुनिटी की तरफ देख के क्या हुआ, राइज में आया नेपोलियन। कि पीपल क्या चाहते थे शुरुआत में, तो ठीक है कि होप चाहिए था, मोनार्की नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये सब चीजें सर देखने को मिला, खाना नहीं मिल रहा, स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, ग्लोरिफिकेशन खत्म हुई पड़ी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ठीक है, करप्ट हो गए हैं ऊपर वाले, तो ग्लोरिफिकेशन खत्म हो गया, जो फ्रांस की जो पहले वैल्यू थी वो खत्म हो गई है, तो लोग अब वो चाहने लग गए हैं। तो स्टेबिलिटी देगा, ग्लोरी देगा, फूड देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, तो नेपोलियन फिर क्या कहता है कि ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब ये तो था राइस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स के बारे में कि नेपोलियन का रिफॉर्म्स कैसे हुआ। तो देखो नेपोलियन ज्यादातर अपने रिफॉर्म्स के बारे में जाना जाता है। क्यों? इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं, इसका बहुत यूज देखने को मिलता है आगे रिफॉर्मेशन के अंदर, जो आज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसका लीगल रिफॉर्म्स है वैसे। स्टार्टिंग अपने से खुद से बोला है अपनी लाइन से कि मेरी ग्लोरी सिर्फ लीगल रिफॉर्म्स के बारे में है सबसे ज्यादा। बाकी अगर मेरे काम को गिनवाया जाए तो मैंने बहुत सारे काम करे, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा रिफॉर्म्स है तो वो लीगल रिफॉर्म्स, लॉ से एसोसिएटेड रिफॉर्म्स के बारे में, जिसका नाम है नेपोलियनिक कोड, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए लाइन वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर उसने क्या किया था, सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट किया दिया था। सेंट्रलाइजेशन मतलब जितनी भी पावर्स होगी, जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज होगी, वो सब उनको रिपोर्ट करेंगे, सेंटर को रिपोर्ट करेंगे। फ्रांस के जो किंग है बेसिकली, अब वो एम्परर तो बन चुके हैं, तो एम्परर एम्परर को रिपोर्ट करेंगे, तो एम्परर उन सब चीजों को रेगुलराइज करेगा। तो सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी देखने को मिली। इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने को मिले। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब जैसे जो भी मार्केट के अंदर उस टाइम क्या होता था, ब्लैक मार्केटिंग हुई पड़ी थी, सट्टेबाजी वगैरह चल रही थी, बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट करना, लोन के इंट्रोडक्शन करना लोगों के लिए ताकि चीजों को मैनेज कर सके, ट्रेडिंग बढ़ाना, गुड्स बनाना। तो वो सब आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर देखने को मिलता है ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम। कि वो क्या करता है, चेक सेट करने करता है, इन्फ्लेशन के ऊपर चेक करता है, कैसे करता है इन्फ्लेशन के चेक, ब्लैक मार्केटिंग को देख के, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा बाजारी को देख के, इंक्रीज करता है ट्रेड और कॉमर्स को, एस्टैब्लिश करता है ब्लैक बैंक, सॉरी बैंक ऑफ फ्रांस को, इंट्रोडक्शन करता है नई लोन को सिस्टम को। तो ये सब उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बताता है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में वो क्या करता है कि बड़े बड़े मिलिट्री एजुकेशन फॉर्म्स बनाता है, वो मिलिट्री बेसिकली बिल्डिंग्स बनाता है, टेक्निकल चीजों को, इंस्टीट्यूशंस के बारे में खोलता है ताकि लोगों को पता चल सके। जो चर्च के अंदर जो पहले क्या था, सिर्फ चर्च को ही अथॉरिटी होती थी कि वो चीजें पढ़ सके, अपनी एजुकेशन को बता सके, लेकिन उसको रिडीम करता है, उसको हटाता है और नए नए इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करता है। तो वो एजुकेशनल रिफॉर्म को देखने को मिलता है ड्यूरिंग नेपोलियन के टाइम पे। और ऐसे ही रिलीजियस, अब सीधी सी बात है, रिलीजियस रिफॉर्म लाता है, क्योंकि सीधी बात है वो चर्च को घटाए रहा है वहां पे। तो वो क्या करता है कि एग्रीमेंट सेटअप करता है, किसके साथ, चर्च के साथ। उसको एग्रीमेंट का नाम है कॉनकर दो। ही वांटेड टू रिलीजियस फॉर द वेलफेयर, वो चाहता था कि रिलीजियस जो है, रिलीजन है, वो वेलफेयर करे, लोगों की भलाई के लिए ज्यादा मुद्दा हो, ना कि लोगों को सप्रेस करने के लिए ज्यादा धुंध हो। तो रिलीजियस रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है। कल्चरल सेक्ट बनाता है, कल्चरल सेंटर्स बनाता है, जैसे पेरिस के अंदर एक बहुत ही सुंदर कल्चरल वो है, सेंटर है जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि लीगल रिफॉर्म्स, उसने खुद से बोला है कि मेरी रियल ग्लोरी है वो है लीगल रिफॉर्म्स, मतलब लॉ के ऊपर जो चेंजेस किए गए हैं।
वो कौन से रिफॉर्म है, इसका नाम नेपोलियनिक कोड इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए यही है कि ही कोडिफिकेशन लॉ बेस्ड ऑन इक्वालिटी। वो क्या करता है, इक्वालिटी लोगों के लिए लाने की कोशिश करता है। जो बहुत बुरी हालत हुई पड़ी थी, जो लेवल्स में बटे हुए थे, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो बहुत एक अच्छा फैक्टर जो आजकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में जिसके हम बात करते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसके बारे में एक नींव की तरह एक्ट करवाता है कौन, नेपोलियनिक कोड। तो अब एक है ना इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप पूछना कि वो लोगों से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो वेस्ट का नेपोलियन है और जो साउथ का नेपोलियन है। वैसे तो मैं मानता हूँ कि इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन है। वैसे मैं गुप्ता पीरियड, गुप्त के बारे में है वैसे तो, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि देखो लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए था, हु इज समुद्रगुप्त ऑफ वेस्ट, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें, हमारी हिस्ट्री तो हम गुलाम थे तो उनके थ्रू लिखी गई है, तो इसलिए नेपोलियन ऑफ साउथ हमारा समुद्रगुप्त है। तो मेन तो यही है। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन ये आपका क्वेश्चन था, इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो मैंने आंसर बता दिया है लेकिन चलो कोई नहीं, आप बताइएगा मुझे अगर आप आज तक नहीं पूछे तो। अब अगला है, देखो आपने रिफॉर्म्स पढ़ लिया कि नेपोलियन ने क्या रिफॉर्म्स लाए, कैसे राइज हुआ। अब उसकी फॉरेन पॉलिसीज को पढ़ेंगे जो उसको डिक्लाइन करने में हेल्प करवाएगी, मतलब उसको डिक्लाइन फेज में लाने की कोशिश करेगी। अब 1805 के अंदर, जब वो 1804 के अंदर जब एम्परर बन चुका है, अगले साल ही वो क्या करता है, इंग्लैंड का, जैसे आपको पता है कि हर चीज है ना, वो एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे आजकल लोग क्या होता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी ही करनी है तो एडिक्ट हो गए हैं। कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो नीट के लिए एडिक्ट हो गया, तो वो उसको पैशन बना देते हैं, पागल हो जाते हैं उसके पीछे। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है। ऐसे ही अंग्रेज, वो जो है नेपोलियन है, वो ब्रिटिशर्स के लिए पागल सा हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो वो क्या करता है, 1805 के अंदर जाके एक वॉर भी लड़ता है उनसे, जो से हार जाता है बेसिकली। उसका नाम है बैटल ऑफ ट्रेफलगर। ट्रेफलगर्ग बोलते हैं, ट्रेफलगर बोलते हैं, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो ट्रेफलगर्ग बोलेंगे हम इसको। तो बैटल ऑफ ट्रेफलगर के अंदर जाके हार जाता है 1805 के अंदर। अब वो हारने के बाद फिर वो क्या करता है, उसको सोचता है कि जो अमेरिका है, सॉरी इंग्लैंड है, उसके पास सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है, वो है इकोनॉमिक पैसा। उनको क्या है, ट्रेडर को फॉलो करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर वो ट्रेड करने आए थे, फिर बाद में उनको टेरिटरी बना दिया गया था इंडिया को उनके द्वारा। ऐसे ही वो ट्रेडिंग को उनको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तो जा चुका था, ये उसके अंदर आ रहा है बेसिकली अमेरिका इंग्लैंड के अंदर। तो अब उन्होंने सोचा नेपोलियन ने कि मैं इसको डायरेक्ट तो हरा नहीं पा रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इकोनॉमिक ब्लॉकेज कर देता हूँ। इकोनॉमिक ब्लॉकेज को ही उसको क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम बोला गया है। कि आप क्या करते हो कि अब जो भी है इंग्लैंड के साथ ट्रेड नहीं करेगा। जो भी इंग्लैंड के साथ ट्रेड करेगा वो आज से मेरा दुश्मन है, उससे जाके अननेसेसरी वॉर करने लग जाता है। कभी रशिया के साथ, कभी पुर्तगाल के साथ। तो इस तरीके से ना बहुत सारे अननेसेसरी वॉर, यूजलेस वॉर कर रहा है, करता है। किससे, अपने ऑब्सेशन की वजह से, अपनी ग्लोरिफिकेशन की वजह से एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस हो जाता है वो। तो नॉट टू ट्रेड विद इंग्लैंड, अब सीधी सी बात है, आप एक चीज करते आ रहे हो शुरू से, अब अचानक से आपको कोई बंदा बोल दे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। सेम इसी तरीके से जैसे कोई भी टीम है रशिया के साथ, तो इसके साथ एक पैक्ट भी बन गया था बहुत अच्छा, नेपोलियन एक दोस्ती थी, लेकिन फिर भी उसने रशिया के साथ लड़ाई कर ली जाके। तो कुछ एक ऐसी, ये जो काम था ना, एक एक ऑब्सेशन हो जाना इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो आपका इसका सबसे ज्यादा डिक्लाइनिंग पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम ला देता है, जिसकी वजह से ट्रेड ब्लॉकेज करने की कोशिश करता है। अब जो भी उसके खिलाफ जाता है उससे जाके लड़ने लग जाता है। 1815 के अंदर क्या करता है, एक वो होती है, युद्ध होती है जिसका नाम है वाटरलू की युद्ध। उसके अंदर वो जाके हार जाता है। अब हार जाता है, सीधी सी बात है। अब तो हारने के बाद तो लोग उसको पकड़ के कहीं ना कहीं फेंक देंगे, फिर वो क्या करेंगे, उसको जाके एग्जाइल में भेज देंगे और खत्म। इस तरीके से उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो ये तो था फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा। अब डाउनफॉल को जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, उसको एक पॉइंट्स में थोड़ा सा और ज्यादा समझा रखा है, और फिर आपका बस सिग्निफिकेंस बच जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका टॉपिक खत्म, छोटा सा था। ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या है कि एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, कि जैसे बैटल ऑफ ट्रफलगर होता है, ही कुड नेवर डिफीट इंग्लैंड इंडायरेक्ट, वो सोचता है, फिर वो इकोनॉमिक वॉरफेयर करने की कोशिश करता है। इकोनॉमिक वॉरफेयर मतलब कि वो क्या करता है, एक ऑर्डर डालता है। ऑर्डर को क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ डिक्री बोला जाता है। ये एक अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना, डिक्री। ठीक है, कि वो एक ऑर्डर देता है कि सब सभी कंट्री को, कि जो भी इंग्लैंड के साथ ट्रेड करेगा वो मेरा दुश्मन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो अननेसेसरी वॉर लड़ जाता है, स्पेन के साथ लड़ता है, मॉस्को मतलब रशिया के साथ लड़ता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ बीमारी ले लेता है, जैसे स्पेनिश अल्सर ले लेता है। मॉस्को का जो कैंपेन होता है उसमें ठंड से ज्यादा बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी।
तो ये सब अननेसेसरी वो हो रहा है, फालतू में लड़े जा रहा है, तो वो सब बुरी हालत हो गई है। अब ये सीधी सी बात है, कोई कितना भी एम्बिशियस हो, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो पागल ही हो जाए, तो वो ऑब्सेस्ड हो जाता है बहुत। अब सीधी सी बात है, अमेरिका जो है और जो हमारा इंग्लैंड है, उस टाइम में ना इंग्लैंड तो सबसे पीक पे था नेवल के। अब सीधी सी बात है, वो लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, लेकिन अपनी जो कमियां हैं उसको आप दूर नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो फिलहाल करंटली। अब ऐसे यूपीएससी की तैयारी करते हुए आप सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, आप कुछ और पढ़ ही नहीं रहे हो, जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो आप फालतू की चीजों के हो। आप जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उस पर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, और एक ही चीज पे टाइम दे जाओ तो आपका क्लियर होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है। सेम इसी तरीके से था। उसकी क्या है कि जो नेवल फोर्स थी वो वीक रह गई, और इंग्लैंड की तो टॉप थी उस टाइम पे। तो अब वीक नेवल फोर्सेस ना होने की वजह से तो डिग्रेड होना ही होना है। अब आसपास क्या है, जैसे मान लो अब आप आसपास के घर के हो, आप रहते हो आसपास के 3 4 घर है, आप उनके साथ ही युद्ध करने लग जाओ फॉर एग्जाम्पल, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और आपको खिलाफ लड़ाई कर लेंगे। तो सेम ऐसा ही हुआ। तो तीन आसपास के जितने भी थे उनके साथ हेट्रेड बनने लग गया। अब हेट्रेड की वजह से वो सब कोएलिशन में आए और फ्रांस के खिलाफ युद्ध जोड़ छेड़ दिया। अब फालतू की एक और वो आ गया लड़ाई का कारण, तो कोएलिशन फॉर्म्ड हो गई आसपास के लोगों के बीच में और हेट्रेड बढ़ता गया। अब कभी कभार क्या है कि आप हर चीज की बहुत ज्यादा वो कर दो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा और ये कर दूंगा, सब कुछ कोशिश कर दूंगा। अब जितने भी रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा है, हर एक तो रिफॉर्मेशन कर नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। इतना कम टाइम है उसके पास। एक तो 1799 के ऊपर बैठा है, 1850 के अंदर मर भी गया। मोटा मोटा कितने साल हुए? 16 साल। 16 साल में कितनी रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर देगा? जितनी फूड क्राइसिस थे वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि वॉर लड़े जा रहा है। वॉर लड़ने में पैसा तो खर्च होता है, कोई भी स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही है फ्रांस के अंदर। तो अब इसकी वजह से क्या है कि जो मिडिल क्लास लोग थे जो फ्रांस के अंदर, वो भी अब सेटिस्फाई नहीं होने लग गए, वो भी उसके खिलाफ गुस्सा आने लग गए। देख, तो ये हो जाता है। फिर अब ओवर एम्बिशियस हो जाता है, ओवर एम्बिशियस होने की तो लड़ाई भी आ जाता है। 1815 के अंदर हारने के बाद उसको एक आइसोलेशन टापू के अंदर फेंक दिया जाता है। इस तरीके से उसका डाउनफॉल होता है नेपोलियन का। और एक इससे एसोसिएटेड एक फिल्म भी आई है नेपोलियन करके, अगर आपने देखो, मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये नेपोलियन फिल्म है, बड़ी प्यारी फिल्म है, जाके देखिएगा। बहुत अच्छा समझा रखा है इसके अंदर, एक्साइल के बारे में बता रखा है, इसका युद्ध के बारे में, लू का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बता रखा है, इजिप्ट का युद्ध के बारे में भी बता रखा है। तो ऐसे बहुत सारा अच्छे तरीके से बता रखा है इस फिल्म के अंदर, उसमें जाके देखिएगा। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की। इतना सब हुआ, अभी तक मैंने पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, कोस पढ़ा, नेपोलियन का उदय पढ़ा, नेपोलियन का डाउनफॉल भी पढ़ लिया। अब 1819 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ से वो खत्म होती है। लेकिन कोई कोई 1799 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके ऊपर है, कुछ भी बता सकते हो। अब सिग्निफिकेंस जो इम्पैक्ट है उसका समझते हैं। सीधी सी बात है, जब 1789 के अंदर जब उन्होंने हराया तो लोगों को होप देखने को मिली। अब होप देखने को मिली, आसपास के लोगों तक बात फैली तो सीधी सी बात है, लोगों के अंदर रेवोल्यूशन करने का वो मिलेगा। तो होप देखने को मिली। लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इसकी वजह से मॉडर्न वर्ल्ड के कि हम जो मोनार्की है उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, हम इकट्ठा हो सकते हैं, इनइक्वालिटी जो बढ़ी हुई है उसको हम कम कर सकते हैं। तो रिड्यूस्ड सोशल इनइक्वालिटी, सुप्रीमेसी जो चर्च की बढ़ी हुई थी उसको कम देखने को मिला, नेपोलियन ने भी कम करने को देखने को मिली। रिपब्लिकन सोसाइटी देखने को मिली, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिला नया, फ्यूडलिज्म को देख घटा हुआ देखने को मिला, किंग को मारने को देखने को मिला। तो ये सब सिग्निफिकेंस है जो आपको देखने को मिला। अब इससे एसोसिएटेड एक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का, उसको भी दिखाइएगा कि एक्सप्लेन हाउ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वाज लेड बाय अमेरिका एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसको है ना आप इसी के अंदर सेम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा और इसको एंटर किया, तो अब मेरा ये देखो, ये कितना, ये इसका अच्छे तरीके से आंसर आपको बताता है। इसको कैसे आप आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हो, तो ये चैट जीपीटी का थोड़ा यूज करो अपने रियल टाइम के अंदर, कैसे आपका इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन देखने को मिले मेंस का, उसको ऐसे लिखो, आपको अच्छे तरीके से आंसर लिख दे के दे देगा। तो यही तो था आपका आपका पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कौन सा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। ऐसे ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जो भी मैंने इसके अंदर क्वेश्चन पूछे हैं। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस।